जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो सीटें हुई पुनर्गठन के बाद, उनकी संख्या हो गई 114। और 114 में जो ये 24 है, ये पहली बार जोड़ी गई है, ये पाक अधिकृत कश्मीर के लिए है। बाकी पहले 83 था और अब 90 हो गया है। 90 में से जम्मू में 43 हो गया है और कश्मीर में 47। इसी में 114 में से 7 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं और 9 सीटें जो हैं वो आरक्षित हो गई एसटी के लिए। अब विधानसभा इलेक्शन की अगर बात करें तो विधानसभा इलेक्शन जो है वो 2 आर्टिकल्स के परिणाम स्वरूप जो इलेक्शन कमीशन है उसको पावर देता है चुनाव कराने के लिए। एक तो देता है आर्टिकल 172 से और दूसरा आर्टिकल 324 से। साथ में जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसकी धारा 5, धारा 15 से भी जो निर्वाचन आयोग है उसको शक्ति मिलती है कि वो इलेक्शन विधानसभा का करवाए। अब जो 5 राज्यों में इलेक्शन 2023 में हुए, उसमें जो पहला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो सीटों की संख्या विधानसभा की है वो 90 है। मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या 230 है। मिजोरम में सीटों की संख्या 40 है। राजस्थान में 200 है और तेलंगाना में 119 सीटों की संख्या है। इसमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण 2 राज्य हैं जहां से प्रश्न पूछने की संभावना सर्वाधिक है वो तेलंगाना और मिजोरम है, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी कांग्रेस से बुरी तरीके से हारी है और मिजोरम में चूंकि जो नया जो मुख्यमंत्री बना है वो 6वां मुख्यमंत्री है और वो पहले आईपीएस हुआ करता था, उसका नाम लाल दुहोमा है, वो बना है। और मिजोरम में ही आपको याद होगा कि बहुत नरसंहार हुआ था, तो बहुत सारा है, तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीटों संख्या यहाँ पे 40 है और तेलंगाना में 119। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज याद करनी है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष का नाम रमन सिंह है। उसी तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष का नाम नरेंद्र सिंह तोमर है। मिजोरम में विधानसभा जो अध्यक्ष है वो है लाल बिया कजामा। लाल बिया कजामा। राजस्थान में वासुदेव देवनानी और तेलंगाना में गड्डम प्रसाद कुमार, ये लोग जो है विधानसभा अध्यक्ष हैं। अब जैसे कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसके संघ शासित प्रदेश बनने से विधान परिषद वाले जो राज्य है उनकी संख्या घट के 6 हो गई। तो उसमें जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना। इतने जो है राज्य जो है अब विधान परिषद वाले हैं। हम लोग शुरुआत में भी डिस्कस किए थे कि जो आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ गठित की, उस संविधान पीठ में जो वो 5 मेंबर्ड है, वो 5 मेंबर्ड में जो अध्यक्ष हैं वो DY चंद्रचूड़ हैं और सदस्यों में SK कौल हैं, संजीव खन्ना है, BR गवई हैं और सूर्यकांत हैं। ठीक है। अब एक चीज में और ध्यान कि एक तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी बना है, तो ध्यान रखना है 31 अक्टूबर। समझ रहे हैं आप? जी सर। 31 अक्टूबर को कुछ और घटना हुई है क्या? इंदिरा जी मारी गई थी पहले, अभी रिजल्ट का पता नहीं है। 31 अक्टूबर को जी 1984। और पटेल जी का जन्म कब है? वो भी 31 का ही है। तो आप ये ध्यान रखिए 31 में इसीलिए जो है यूटी बनाया गया है, उन्हीं को ध्यान में रख करके। जी इसलिए हमने आपको बताया। ठीक है। अब आप अगला सुनिए।
एक और इम्पोर्टेंट चीज जो करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस बार, क्योंकि इस बार भारत की मेजबानी में आईसीसी का पुरुष क्रिकेट विश्व कप हुआ और भारत की जितनी संभावना सर्वाधिक थी वो हार गया, इसलिए जो है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें जो जी दो तीन चीज जो समझनी है। पहली चीज ये है कि इस बार 10 टीमें भाग ली और संस्करण के हिसाब से 13वां संस्करण था, यानी कि 13वीं प्रतियोगिता थी ये, और चौथी बार भारत ने मेजबानी किया। जब ये 13वां संस्करण था तो शुरुआत हुई है 1975 में। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद जो है ये दूसरा जो है प्रतियोगिता होती है। इस क्रम में ये 13वां था और हमको आपको याद है कि भारत 2 बार क्रिकेट विश्व कप जीता है, एक बार 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में और दूसरा 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में। सर ये हाँ वाइस वर्सा लिख गए आप, ये क्या अपोजिट लिख गए हैं। 83 एमएसडी की में लिख दिया आपने 1983 और केडी में अच्छा लिखा हुआ है 11। कोई बात नहीं, तो जानती तो आप हैं ही। जी जी ठीक है, अब इसमें जो सबसे जरूरी है वो ध्यान रखना है कि जो 4 बार जो मेजबानी की है वो ध्यान रखना है। 2011 वाली मेजबानी रही, 23 वाले मेजबानी अपने पास रही, 87 वाले अपने पास रही और 96 वाले अपने पास रही। समझ रहे बात? 96 वाले अपने जी पास रही, 87 वाले अपने पास रही, 11 वाले अपने पास रही और 23 वाले अपने पास रही। ये जी एक है। दूसरी चीज जो है ध्यान रखना है कि इस बार जीता था ऑस्ट्रेलिया, उससे पिछली बार जीता था इंग्लैंड, 19 वाला इंग्लैंड जीता है और शुरुआत की जो 2 प्रतियोगिता हुई 75 और 79 वो जीता है वेस्ट इंडीज, और फिर बीच में जो प्रतियोगिता हुई आपकी 92 में और 96 में वो जीता है पाकिस्तान और श्रीलंका। जी बाकी बची हुई प्रतियोगिता जो बची है वो सब जीता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार जीते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जी रिपीट ये कर रहा हूं कि कुल मिलाकर के जो 13वां संस्करण है, 13 संस्करण में से 2 बार जीता भारत ने, 2 बार जीता वेस्ट इंडीज ने और 1 बार इंग्लैंड ने, 1 बार पाकिस्तान ने, 1 बार श्रीलंका ने, बचे हुए 6 बार जो है ऑस्ट्रेलिया ने। तो जो जी 75 प्रतियोगिता, 75 और 79 79 वाली जो प्रतियोगिता है वेस्ट इंडीज जीत रहा है, और उसके बाद भारत जीत रहा है 83 और 2011 वाली, 2011 वाली जीत रहा है। उसके बाद 2011 के बाद जो इंग्लैंड जीत रहा है वो 2019 जीत रहा है और पाकिस्तान जीत रहा है 92 वाली और श्रीलंका जीत रहा है 96 वाली। बाकी बची हुई जितनी प्रतियोगिताएं हैं वो ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है। ऑस्ट्रेलिया जी इसमें जो फंसाने वाला प्रश्न है वो कहाँ आएगा मैं बताऊं, पाकिस्तान जी और श्रीलंका आएगा ईयर में। जब कठिन प्रश्न बनाएगा तो ईयर में जी फंसाएगा, और जो इजी प्रश्न बनाएगा वो पूछेगा कि कितनी बार जीता है वेस्ट इंडीज या ऑस्ट्रेलिया या भारत। भारत वाला नहीं पूछ सकता है क्योंकि बहुत आसान है, सबको मालूम है। तो वेस्ट इंडीज पूछ सकता है और ऑस्ट्रेलिया पूछ सकता है। समझ रहे बात? जी इतनी बात तो समझ में आई होगी। जी हाँ अब इस वाले प्रतियोगिता में हर जो बड़ी प्रतियोगिता होती है उसमें एक मस्कट होता है, शुभंकर होता है। जी तो जी प्रतियोगिता एक का नाम है ब्लेज और एक का नाम है टोंक। जो वो फीमेल बॉलर है और टोंक जो है वो मेल बैट्समैन है। नाम रिपीट ब्लेज कर दीजिएगा। ब्लेज और टोंक। ब्लेज एंड टोंक। ब्लेज और टोंक। जी जी आपको पहले दिख नहीं रहा था, उल्टा दिख रहा है कि सीधा दिख रहा है? अब तो दिख रहा सीधा, ठीक पहले ठीक दिख ही नहीं रहा था नाम। ठीक ठीक।
समझ गए ना आप? जी जो ब्लेज है वो लड़की है, वो बॉलर है, और जो टोंक है वो लड़का है और बैट्समैन है। इजी है, टोकता है आदमी, ठीक है, जी टोकने जी वाला। और बॉलर है, बी से बॉलर, बी से ब्लेज और बी से बहुरिया, ठीक है, सब आप याद कर ले, सब बी से है, जी ठीक है। आधिकारिक जो गीत है इसका, जो एंथम है, वो है दिल जश्न बोले। अगर आप एक भी मैच देखी होंगी तो ये खूब बजा है, खूब बजा है। नहीं अलग बात देखा। है, हाँ, अलग बात है कि हम लोग गड़बड़ जो है कर दी, जीत नहीं पाए, लेकिन ये तो है ही। अब इसमें दो तीन चीजें जो ध्यान रखनी है, जो दो तीन बड़ी बातें हैं। पहली बड़ी बात यह है कि इसी वर्ल्ड कप में 50वां जो है सेंचुरी लगा पाया विराट कोहली अपनी 280वीं पारी में, और सर्वाधिक हाफ सेंचुरी, सॉरी, सर्वाधिक ओडीआई में सेंचुरी लगाने वाला प्लेयर बना। उसने सचिन तेंदुलकर के 49 सेंचुरी को पीछे छोड़ा, जिसकी संख्या थी 452 पारी। 452 पारी में सचिन ने 49 सेंचुरी लगाई है, और विराट कोहली ने उसके सापेक्ष 280 पारियों में 50 सेंचुरी लगाई है। ये एक बड़ा जो है आंकड़ा है। दूसरा जो आंकड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 10 टीमें इसमें शामिल हुई, और 2 बार की विश्व विजेता टीम वेस्ट इंडीज इसमें क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। तीसरी जो बड़ी बात इसमें यह है कि सर्वाधिक जो रन बनाए विराट कोहली ने, उसकी संख्या थी 765 रन, और इसी कारण जी उसको मैन ऑफ द सीरीज या बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड मिला। इसी तरह जो बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिला वो मोहम्मद शमी को मिला 24 विकेटों के लिए, और सर्वाधिक शतक बनाया साउथ अफ्रीका का बैट्समैन है, उसका नाम है क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक, क्यों? ठीक है मैम। जी सर। अब इसमें यह है, एक दो चीज और बड़ी घटना घटी कि इस बार एक और प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया का, ग्लेन मैक्सवेल, जिसने 200 रन बनाए। तो 200 रन बनाने के मामले में वर्ल्ड कप में अभी तक सिर्फ 3 बार 200 रन के बने हैं, तो ये तीसरा प्लेयर था। इससे पहले के 2 प्लेयर जो है, एक का नाम है मार्टिन गप्टिल और एक का नाम है क्रिस गेल, दोनों ने 2015 में 200 रन बनाए हैं। और एक बड़ी घटना इसमें ये भी हुई थी कि श्रीलंका का प्लेयर है एंजेलो मैथ्यूज, वो सही टाइम पर बैटिंग न करने का टाइम्ड आउट नाम का एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जी टाइम्ड आउट नाम का। ये इसकी वजह से बिना खेले वो आउट होने वाला पहला प्लेयर है। नाम है एंजेलो मैथ्यूज, और प्लेयर है श्रीलंका का। सर, पूरा पेज दिख नहीं रहा है। दिखा? हाफ दिख रहा है एंजेलो, राइट साइड पे। राइट में शिफ्ट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है। जी 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 एंजेलो मैथ्यूज है, श्रीलंकन प्लेयर है, टाइम्ड आउट होने वाला पहला प्लेयर वर्ल्ड का। जी समझ गए मैम? जी अब सर। और कुछ बहुत कुछ नहीं। एग्जाम में एक दो चीजें और जो आनी है, वो आनी है जी कि कुछ चीजें हैं, जैसे वो इंस्टीट्यूट है, उनके जी हेडक्वार्टर से जैसे वेजिटेबल रिसर्च हो गया, या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस हो गया, या जी डायरेक्टरेट वीट हो गया, या डायरेक्टरेट ऑफ पैडी हो गया। ये सब कहाँ जी है? ये सब इम्पोर्टेंट रहता है। जी। इस बार भी आया था ना, अभी आर वाले में भी कई सारे इंस्टीट्यूट आए थे। हाँ हाँ हाँ, तो वो हमने बनाया, करने के लिए आए थे। जी हमने काफी रिसर्च किया था उस पर, तो उस पर जी रिसर्च करके तो वो हम जो है शेयर कर रहे हैं। देखिए,
कुछ कुछ चीजें जो नई दिल्ली में जो संस्थान है वो, जैसे जी कि मालूम है उसमें बहुत समस्या नहीं है। जैसे दोनों जो एग्रीकल्चर रिसर्च है, जैसे ICAR है और IARI है, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और जी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दोनों दिल्ली में है, मतलब नई दिल्ली में। जी दूसरा जो है, जो मक्का का रिसर्च डायरेक्टरेट है, महानिदेशालय जो है वो भी नई दिल्ली में है, डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च। तीसरा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो नेशनल सेंटर है वो भी जो है, नेशनल सेंटर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का, वो भी नई दिल्ली में है। और नेचुरल हिस्ट्री का, प्राकृतिक इतिहास का जो नेशनल म्यूजियम है वो भी नई दिल्ली में है। और भी बहुत से संस्थान नई दिल्ली में है, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि ऐसे हम लोग फंसा लेंगे। जी ठीक है, तो एक बार हम लोग और सुन लेते हैं कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली में है, डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च नई दिल्ली में है, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट नई दिल्ली में है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नई दिल्ली में है। जो नेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी की दृष्टि से। लखनऊ में कौन कौन सा महत्वपूर्ण वाला है? एक तो CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरा NBRI है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तीसरा जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये लखनऊ में है। और एक और इंपॉर्टेंट है गन्ने का जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, ये लखनऊ में है। ऐसे ही मिलता जुलता जो है एक इंस्टीट्यूट और है जो कानपुर में है शुगर केन का, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है। और जो लखनऊ में है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है, लखनऊ में रिसर्च हो रहा है, और राष्ट्रीय जो शुगर इंस्टीट्यूट है वो कानपुर में है। समझ रही हैं? जी सर। उसके बाद एक और संस्था है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आया है, सबसे अधिक बार, NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। ओशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत बार आया है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी, ये भी कई बार आया है, ये गोवा में है। NIOT चेन्नई में है और NIO गोवा में है। उसके बाद गुजरात में एक है NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, गुजरात में है। जोधपुर में है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में है। ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट। समझ रही हैं? जी सर। उसके बाद जो है एक और जो इम्पोर्टेंट है, हैदराबाद वाला भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। हैदराबाद वाला क्या है? एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनक्वाइस बोलते हैं, ये भी बहुत बार पूछा है, इनक्वाइस हैदराबाद में है। उसके बाद NR में जो है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ये हैदराबाद में है। सेंटर फॉर सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये भी हैदराबाद। और राइस रिसर्च डायरेक्टरेट, ये हैदराबाद में है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, जब कठिन प्रश्न बनेगा तो ये पूछ रहा है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, ये हैदराबाद में है। और क्रेडा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये भी जो है हैदराबाद में है। NDDB की तरफ कुछ मिलता जुलता भी और रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे
नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये करनाल में है। सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी करनाल में है। डायरेक्टरेट ऑफ हीट रिसर्च, ये भी करनाल में है। इंपॉर्टेंट